हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल राजलवाल एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एग्रीकल्चरल एजुकेशन के साथ साथ हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश की कल्चर, हमारे देश के हिस्टोरिकल प्लेसेस से जुड़े इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़े हुए वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम्स का प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। इसलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम्स के असेसमेंट के लिए हमने सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज शुरू की है। इस सीरीज के फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने बात की एनालिसिस ऑफ जी हाइड्रोजनेज एंजाइम। सेकंड वीडियो में हमने बात की असेसमेंट ऑफ एसिड एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेजेज एंजाइम। थर्ड वीडियो में हमने बात की एनालिसिस ऑफ फ्लोरेसिन डाइएसिटेट यानी कि FDA एनालिसिस के बारे में। इन तीनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के 4th एपिसोड में आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों लैब की तरफ। लैब में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम के प्रिंसिपल के बारे में। फिर हम बात करेंगे किन किन रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और लास्ट में हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आप बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम का कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं लैब। तो फ्रेंड्स, यदि प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो बीटा ग्लूकोसाइडेज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड is related to the carbon cycle acting on the cleavages of cellulose into glucose molecules। यानी कि बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम्स जो है, they are widely distributed into the nature and they are related to the carbon cycle and they are acting on the cleavages of cellulose compounds and they convert into glucose molecules। Then because of its sensitivity, they are highly sensitive and this enzyme is considered as the soil quality indicators। Because of their high sensitivity, these enzymes are considered as soil quality indicator and they are directly related to the quantity and quality of the soil organic matter। Now, based on the material or the substrates hydrolyzed by the glucosidase enzymes, they are categorized as alpha D glucopyranosides and beta glucosidase। Based on the materials they are using for hydrolysis, these enzymes are categorized into 2 categories। The first one is the alpha D glucopyranosides and second one is the beta glucosidase। So this beta glucosidase enzyme basically hydrolyzes the maltose and cellulose। This is hydrolyzing the other compounds, but the beta glucosidase which we are discussing today hydrolyzes the maltose and cellulose। And in nature, the beta glucosidase can be found in plants, animals and soil microorganisms। And further, soils with high content of easily decomposable organic matter has high amount of beta glucosidase enzyme। यानी कि जिन सॉइल के अंदर इजीली डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पाया जाता है, उन सॉइल के अंदर हाई अमाउंट ऑफ बीटा ग्लूकोसाइडेज पाया जाता है। Among the several methods developed for the beta glucosidase activity in soil, the method developed by Iwazi and Tabatabai in 1988 is most preferable method because of its rapidity and accuracy in results। Several methods have been developed for analysis of beta glucosidase enzyme, but the method given by the Iwazi and Tabatabai in 1988 is most preferable method because it's a rapid method and the accuracy of this method is very high। So friends, ये था प्रिंसिपल जिसमें हमने आपको बताया अबाउट द बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम कि ये नेचर में बहुत ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बेसिकली सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से रिलेटेड होता है, एंड देन कौन सा मेथड जो है वो आपको फॉलो करना है। तो ये था इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम के
एनालिसिस के लिए आपको किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यदि रिएजेंट्स की हम बात करें तो रिएजेंट में सबसे पहले हमें चाहिए होता है टोलुइन। टोलुइन लेंगे, आप टोलुइन ले लेंगे और इसका 0.25 ml जो है टोलुइन को हर सैंपल के अंदर आप ऐड करेंगे। सेकंड रिएजेंट जो चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है मॉडिफाइड यूनिवर्सल बफर का स्टॉक सॉल्यूशन। और इसका डिटेल मैंने आपको एसिड एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के टाइम पे भी बताया था, आप वहां जाके भी इसको देख सकते हैं। मॉडिफाइड यूनिवर्सल बफर स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए आप लेंगे 12.1 ग्राम्स ऑफ ट्रिस बफर, 11.6 ग्राम्स ऑफ मैलिक एसिड, 14 ग्राम्स ऑफ सिट्रिक एसिड, 6.3 ग्राम्स ऑफ बॉरिक एसिड। ये जो चारों एसिड्स हैं इनके आप जो डिस्क्राइब क्वांटिटीज है ये लेंगे and dissolve all these 4 acids in 488 ml of 1 normal NaOH and then make up the volume to 1 liter with the help of distilled water. After that इस स्टॉक सॉल्यूशन से आप बनाएंगे pH 6 का मॉडिफाइड यूनिवर्सल बफर सॉल्यूशन एंड उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक 200 ml of modified universal buffer stock solution and then adjust the pH to 6.0 with the help of 0.1 normal हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन मेक अप द वॉल्यूम टू 1000 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। अगला जो हमें रिएजेंट्स चाहिए होता है वो होता है हमारा पैरा नाइट्रोफेनिल गैलेक्टोसाइड। ये सबस्ट्रेट होता है जो हम यूज करते हैं बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एनालिसिस के लिए। एंड पीएनजी सबस्ट्रेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिसॉल्व 377 मिलीग्राम्स ऑफ पीएनजी इन 40 ml ऑफ मॉडिफाइड यूनिवर्सल बफर विद pH 6। जो आपने ये pH 6 का मॉडिफाइड यूनिवर्सल बफर बनाया था इसका 40 ml में आप डिसॉल्व करेंगे 377 ग्राम्स ऑफ पीएनजी एंड देन मेक अप द वॉल्यूम टू 50 ml विद सेम बफर सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन को यूज करते हुए 50 ml इसका मेकअप वॉल्यूम करेंगे। अगला जो रिएजेंट हमें चाहिए होता है वो होता है 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड इसके लिए आप क्या करेंगे, डिसॉल्व 73.5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट इन 800 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड देन मेक अप द वॉल्यूम टू 1000 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। जो नेक्स्ट रिएजेंट हमें चाहिए होता है वो होता है ट्रिस बफर एट pH 12.0 एंड दिस इज द 0.1 मोलर ट्रिस बफर। इसके लिए आप क्या करेंगे, डिसॉल्व 12.2 ग्राम्स ऑफ ट्रिस बफर in 800 ml of distilled water and then adjust the pH of this buffer at 12.0 with the help of 0.1 normal NaOH and then make up the volume to 1000 ml. And the last reagent which is required is the standard of p-nitrophenol। पैरानाइट्रोफिनॉल का स्टैंडर्ड चाहिए हमें 1000 ppm का। इसके लिए आप क्या करेंगे, डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ p-nitrophenol in 800 ml of distilled water and then make up the volume to 1000 ml। तो दोस्तों ये थे रिएजेंट्स बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम के एनालिसिस के लिए। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर आपको बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एनालिसिस के लिए फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स यदि प्रोसीजर की हम बात करें तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आप एक 50 ml के कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 1 ग्राम सॉइल लेंगे, फ्रेश सॉइल लें। 1 ग्राम जो है ओवन ड्राई वेट इक्विवेलेंट होनी चाहिए। सो टेक 1 ग्राम ऑफ सॉइल इन 50 ml कॉनिकल फ्लास्क and then add 0.2 ml of toluene. This toluene is added to stop the microbial activity and after the adding the toluene add 4 ml of modified universal buffer at pH 6। जो आपने बनाया था pH 6 का उसका 4 ml ऐड करेंगे। After adding the 4 ml of modified universal buffer add 1 ml of substrate that is your पैरानाइट्रोफेनिल गैलेक्टोसाइड जो आपने पीएनजी सॉल्यूशन बनाया था वो ऐड करेंगे एंड देन शेक द सैंपल विद द हेल्प ऑफ योर हैंड एंड देन इंक्यूबेट द सैंपल एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 1 आवर। Temperature is 37 degrees Celsius and timing is 1 hour. After the incubation, add 1 ml of 0.5 molar calcium chloride solution
and after adding the calcium chloride solution, add 4 ml of your 0.1 molar tris buffer at pH 12. जो tris buffer आपने बनाया था pH 12 का, वो आप ऐड करेंगे and then shake vigorously the samples with the help of your hand. आपको shake करना है vigorously and then filter all the samples with the help of Wattman number 2 filter paper, and after filtering the samples, measure the yellow color intensity of the samples at 400 nanometer wavelength with the help of your spectrophotometer. तो ये था प्रोसीजर दोस्तों, जिसमें सबसे पहले 1 ग्राम सोयल ली 50 ml कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, देन उसमें 0.25 ml ऑफ क्लोरीन ऐड किया, उसके बाद में 4 ml ऑफ मॉडिफाइड यूनिवर्सल बफर pH 6 वाला जो आपने बनाया था वो ऐड करेंगे। आफ्टर दैट 1 ml ऑफ योर सबस्ट्रेट, दैट इज PNG सबस्ट्रेट जो आपने बनाया वो ऐड करेंगे। देन सैंपल्स को सेक किया, सेक करने के बाद में उनको स्टॉपर किया, स्टॉपर करने के बाद में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 आवर के लिए इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद में आप इसमें 1 ml ऑफ 0.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे एंड देन 4 ml ऑफ ट्रिस बफर 0.1 मोलर ट्रिस बफर ऑफ pH 12 वो ऐड करेंगे। आफ्टर दैट सैंपल्स को विगोरसली हैंड्स की सहायता से शेक करेंगे एंड देन उनको वाटमैन नंबर 2 फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टर करेंगे और आफ्टर फिल्टरिंग जो येलो कलर इंटेंसिटी है वो 400 नैनोमीटर के ऊपर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेजर कर लेंगे। तो ये था दोस्तों इसका प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की जो आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर एब्जॉर्बेंस ली, जो रीडिंग ली, उसको किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाएंगे। एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फर्स्ट पिपेट आउट 1 ml फ्रॉम योर 1000 ppm का जो आपने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था नाइट्रोफिनॉल का, उससे 1 ml पिपेट आउट करेंगे एंड दिस विल बी दी 10 ppm working solution, and from this 10 ppm working solution you have to pipette out 0, 1, 2, 3, 4 and 5 ml of extract in a 50 ml volumetric flask, and then उसमें आप 5 ml distilled water ऐड करेंगे। after adding the distilled water, add 0.5 molar calcium chloride 1 ml, 1 ml of 0.5 molar calcium chloride, and then 4 ml of your 0.1 molar tris buffer at pH 12। ये दोनों सॉल्यूशंस ऐड करने के बाद में फिल्टर इट एंड टेक द रीडिंग एट 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर पे इसकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के बाद में आप क्या करेंगे, इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ पे एक तरफ होगा आपका एब्जॉर्बेंस जो कि आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आएगा, एक तरफ होगी क्वांटिटी जो आपने ली थी। इससे आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ पर जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन से आप कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और इस कंसंट्रेशन को आप एक्सप्रेस करेंगे माइक्रोग्राम PNP पर ग्राम सोइल पर आवर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी दोस्तों इसकी कैलकुलेशन, जिसमें हमने आपको बताया पहले आप स्टॉक सॉल्यूशन से वर्किंग सॉल्यूशन बनाएंगे, वर्किंग सॉल्यूशन से फिर आप इस तरह से अलग अलग क्वांटिटी के पिपेट आउट करेंगे सॉल्यूशंस, फिर उनके अंदर आप कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, ट्रिस बफर डालेंगे, फिर फिल्टर करेंगे और 400 नैनोमीटर पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से इसकी रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग लेने के बाद में आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो एब्जॉर्बेंस आया, क्वांटिटी आया, उससे जो इक्वेशन आएगी उससे आप कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और इस कंसंट्रेशन को आप एक्सप्रेस करेंगे माइक्रोग्राम पी नाइट्रोफिनॉल पर ग्राम सॉइल पर आवर एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया एनालिसिस ऑफ बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। इस वीडियो में हमने आपको बताया बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम के एनालिसिस का क्या प्रिंसिपल होता है, किन किन रिएजेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है, और लास्ट में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम का कैलकुलेशन करेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जो उपयोगी होगा एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स के लिए और एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।